Hello everybody, I'm Dr. Abdul Shafiq Khan and you are watching my channel where you learn English, spoken English and English grammar and so many things which are very necessary for your learning features. अंग्रेज़ी सीखने के लिए हमें कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो पहले से हमें पता होना चाहिए या हमें उसकी कोशिश करना चाहिए। सबसे पहले ये है कि हमारा जो लिसनिंग पावर है वो इम्प्रूव होना चाहिए। लिसनिंग पावर, जैसे मैं अक्सर जो मेरे न्यू लर्नर्स हैं मैं उनसे कहता हूँ कि अंग्रेज़ी कभी आँखों से नहीं आती, अंग्रेज़ी आती है हमेशा हमारे कानों से, ईयर से। क्यों आती है? आपने देखा होगा कि अंग्रेज़ी और हिंदी में बेसिक फ़र्क ये होता है कि हिंदी तो जैसी लिखी जाती है वैसे ही उसका साउंड होता है, वैसे ही उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, वैसा ही उच्चारण होता है। कहीं का भी सीखने वाला या पढ़ने वाला या बोलने वाला अगर वो अंग्रेज़ी हिंदी पढ़ सकता है तो उन्हीं शब्दों को वो पढ़ेगा, वैसा ही पढ़ेगा, चाहे वो कहीं भी किसी भी जगह का रहने वाला हो। देयर इज़ नो नीड टू गेट एनी एक्स्ट्रा प्रोनाउंसिएशन अबाउट द कंसर्निंग वर्ड। उस शब्द से संबंधित उसे कोई और प्रोनाउंसिएशन या साउंड जानने की आवश्यकता नहीं है। बट एज फार एज कंसर्निंग इंग्लिश यू हैव टू नो इट वेरी वेल प्रीवियसली। आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि इसको पढ़ते क्या है, एंड इट विल बी इम्पॉसिबल व्हेन यू लिसन इट प्रीवियसली। आपके लिए ये तभी संभव होगा जब उस शब्द को आप पहले सुन चुके होंगे। अगर किसी भी इंग्लिश वर्ड को आपने पहले कभी सुना नहीं है तो डेफिनेटली यू विल नॉट प्रोनाउंशिएट और यू विल नॉट मेक एनी साउंड ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड हेयर। आप किसी भी शब्द का एक परफेक्ट साउंड या उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते। आपको पहले से ही उसको पता होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अंग्रेज़ी जो है फर्स्ट जो है थ्रू आर ईयर्स, वो हमारे कानों से आती है। अगर हम किसी वर्ड को हमने सुना नहीं तो हम उसको बोल भी नहीं सकते। तो डियर लर्नर्स, इफ़ यू वांट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश यू हैव टू मेक प्रैक्टिस ऑफ लिसनिंग इंग्लिश। कंसिस्टेंसी के साथ आपको वो अंग्रेज़ी सुनना चाहिए। एंड इफ़ यू विल बी एबल to listen English regularly and you will be able to give particular time for listening and reading, then you will be able to learn it. जो हमारे न्यू लर्नर्स हैं उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए कि ये जो वर्ड्स की वैरायटी है, जो वैरायटी ऑफ वर्ड्स हैं, इनको पार्ट्स ऑफ वर्ड्स हैं जिनको अंग्रेज़ी में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, वो भी पता होना चाहिए कि किस तरह से हमें वर्ड का जो अलग अलग क्लासिफिकेशन है, उनका वर्गीकरण है। कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की अगर हमें प्रशंसा करना हो, उसकी तारीफ़ करना हो, उसके गुणों का बखान करना हो, तो केवल और केवल एक ही वर्ड ऐसा आता है जिसके ज़रिए ये बखान होता है, और वो है एडजेक्टिव। एंड सेम थिंग हैपन विथ नाउन ऑल्सो। अगर हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम जानना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक ही वर्ड है, वो है नाउन। और नाउन के स्थान पर अगर हम किसी का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी वर्ड का तो वो है प्रोनाउन। जैसे मैंने कहा कि मोहन मेरा दोस्त है, मोहन दिल्ली में रहता है, मोहन जॉब करता है। मैंने बार बार मोहन कहा, लेकिन मैं एक बार मोहन कहूँगा और फिर वो अगर यहाँ पर मेल है तो मैं उसके लिए ही का यूज़ करूँगा कि मोहन मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है, वह जॉब करता है। तो मैंने पहली बार जो मोहन का यूज़ किया वो नाउन है, और उसके बाद मैंने वह का प्रयोग किया, यानी अंग्रेज़ी में ही का प्रयोग किया, वह प्रोनाउन है। इसी तरह से अगर वो फीमेल होता तो अगर मैं ये कहता कि मनीषा जो है वो मेरी मित्र है और मनीषा दिल्ली में रहती है, मनीषा जॉब करती है, तो मुझे कहना होता मनीषा लिव्स इन दिल्ली एंड शी डज जॉब, शी इज़ माय फ्रेंड। तो यहाँ पर मैंने जो शी का इस्तेमाल किया मनीषा की जगह, मनीषा नाउन हुआ, लेकिन जब मनीषा के स्थान पर बार बार मनीषा ना कहते हुए मैंने ही और शी का इस्तेमाल किया अपने फ्रेंड्स के लिए, तो मेल फ्रेंड्स के लिए ही हो गया और फीमेल फ्रेंड्स के लिए मैंने शी का यूज़ किया। यही प्रोनाउन है। तो नाउन, प्रोनाउन, और आपने देखा एडजेक्टिव की मैंने आपको बता दी परिभाषा कि किस तरह से सेंटेंसेस में इनका यूज़ करते हैं। और इन सब से परे और जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है वर्ब का, यानी एक्शन वर्ब, ये क्रिया।
जिससे किसी काम के होने का हमें एहसास होता है। जैसे मैं स्पीकिंग कर रहा हूँ, स्पीक, मैं वॉक कर रहा हूँ, चलना, मैं स्टडी कर रहा हूँ, अध्ययन, मैं बात कर रहा हूँ, टॉकिंग। तो इस तरह से ये टॉक, वॉक और स्टडी, ये जो वर्ड्स हैं ये सारे के सारे वर्ब हैं। अब काउंट करिए मैंने कितने तरह के वर्ड्स बोल दिए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। तो ये हमारे 4 यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच हुए हैं। तो इन 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच के हमेशा आप एक कैटेगरी बना लें और इसके एग्जाम्पल्स देख लें कि जितनी भी वर्ब है, अगर हम किसी इंसान के बारे में कहना, सुनना और उसके करने के बारे में अगर बात की जाएगी तो वो एक्शन होगा। आई प्ले क्रिकेट, आई टॉक हिम, आई डू माई स्टडी। जिस तरह से ये प्ले और डू है, और कैच करना और फ्लाई करना, ये सारी वर्ब्स की एक कैटेगरी है, एक श्रृंखला है। आप इसके बारे में पढ़िए और फिर जब डिटेल स्टडी जाएगी आपकी, तब आपको ये देखना होगा कि वर्ब के जो फॉर्म्स हैं यानी रूप हैं वो कितने होते हैं। 5 तरह से एक वर्ब हमारे सामने आती है। तो जो न्यू लर्नर्स हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को लर्न फर्स्ट देन एंड क्लासीफाइड दीज वर्ड्स इनटू 5 फॉर्म्स हियर। और ये 5 प्रकारों से जो चेंज होती है यही आपको पढ़ना है। कोई सिखाने वाला आपको कितना ही कहे कि हमें ग्रामर की ज़रूरत है, कुछ कहते हैं कि हमें डायरेक्ट स्पीकिंग करनी है। देखिए हर एक फैक्टर्स हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे अंदर कहीं भी लैक ऑफ नॉलेज होगा तो वो हमारी पकड़ होगी, एंड वी विल बी नॉट कंफर्टेबल अबाउट अवर स्पीकिंग। एंड इफ़ यू वांट टू मेक योर स्पीकिंग फ्लुएंटली, सो यू शुड लर्न दीज वर्ड्स एंड वेराइटी ऑफ एंड द यूजिंग ऑफ वर्ड्स हियर। कौन से शब्द किस काम आते हैं, यू हैव टू लर्न इट वेरी वेल बिफोर doing study here, before learning English here, you should know that। अब ये 4 मैंने बताया, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब और एडजेक्टिव। अब इसके बाद वारी आती है एडवर्ब की। तो कई बार जो हमारी क्रिया होती है यानी वर्ब, उसकी भी अगर विशेषता बताने वाला हो, जैसे रन जो है एक वर्ब है यानी क्रिया है, वर्ब यानी रन यानी दौड़ना। लेकिन अब दौड़ना कितने प्रकार से होता है, दौड़ना स्लो भी होता है यानी धीरे, दौड़ना फास्ट भी होता है यानी तेज़। तो ये जो स्लो और फास्ट हुआ ये हमारा एडवर्ब है। ये जो हमारा इसके बारे में जो बता रहा है, स्लोली, फास्टली, इस तरह से, लाइक दिस एंड कामली, जितने भी एल वाई वाले सेंटेंसेस हैं जो हमारी क्रिया की प्रशंसा बताते हैं या उसके गुण को बताते हैं, वो हमारी एडवर्ब हो जाती है। तो अब यहाँ हो गए 5, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। अब एक आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ये जो वर्ड है, जितने भी हमारे ऑन, इन, इनटू, अबव, फ्रॉम, सिंस और जितने भी ये सेंटेंस हमारे जो आते हैं, इन्हें हम जानते हैं नाम से, प्रीपोजिशन से। ये वर्ड्स के पहले आकर हमारी स्थिति को बताते हैं। जैसे वी शुड रीच रेलवे स्टेशन इन टाइम, वी शुड रीच द रेलवे स्टेशन ऑन टाइम, ये सब हमारे वर्ड्स हैं। द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब टेबल पर रखी हुई है, पंखा मेरे सर के ऊपर है, द फैन इज़ ओवर माई हेड। तो इस तरह से जो वर्ड हैं ये प्रीपोजिशंस आते हैं। अब हो गया कंजक्शन। कंजक्शन यानी जो 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का या जॉइंट करने का या समुच्चय बनाने के काम आता है, वो कंजक्शन कहलाता है। और एक वर्ड हमारे और जो स्पीकिंग में यूज़ होता है वो इंटरजेक्शन है। जब कभी हमें दुख या खुशी बतानी होती है तो हम इंटरजेक्शन, जैसे ओ, आउच, एलॉस, ओ, इस तरह के जो हम साउंड करते हैं, जो हमारी किसी भी ऐसी एक्टिविटी या हमारी खुशी या हमारे रंज और गम को बताता है, वो सेंटेंस हमारे इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो काउंट करिएगा, 8 पार्ट ऑफ स्पीच ये जो कहलाते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। These 8 type of words which are very necessary, and all these words in English language consist on this 8 type of words। जितने भी अंग्रेजी में शब्द बोले, कहे, लिखे, सुने, पढ़े जाते हैं, वो इन्हीं 8 प्रकारों के अंदर ही आते हैं, इसके बाहर नहीं आते। एंड आफ्टर लर्निंग दैट, जो न्यू लर्नर्स हैं वो नोट करें कि ये जो वैरायटी है पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसको विथ डेफिनेशन एंड विथ इनके काइंड ऑफ वर्ड्स हैं, उनकी
प्रिपरेशन कर लें तो ये हमारा स्ट्रांग होंगे। बिकॉज हमें एक कोई ना कोई तो तरीका अडॉप्ट करना ही पड़ेगा किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। सबसे अच्छा जो तरीका तो ये है कि हम सारे अपने ऑप्शन किल कर दें। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपको अंग्रेज़ी बोलने के लिए आपको इंग्लैंड में छोड़ दिया जाए, जहाँ पर नो वन नोज़ हिंदी, उर्दू, मलयालम, संस्कृत और एनी लैंग्वेज, जहाँ कोई और भाषा जानता ही नहीं है। तब क्या हुआ? योर ऑप्शन हैज़ किल्ड नाउ, आपके सारे ऑप्शन ख़त्म हो गए वहाँ। तो अब क्या करेंगे आप? तो आप आफ्टर लिसनिंग सम डेज you will be able to make some sounds or pronunciation with those people who are living there, जो वहाँ पर रह रहे होंगे उनके तरह ही आप बोलने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश यू हैव टू किल योर ऑप्शन। अपने ऑप्शन को बंद करिए। जब तक आपके पास विकल्प होगा कि नहीं आपने अंग्रेज़ी बोली और जब तक बोलना हुआ बोला और उसके बाद आपने हिंदी स्टार्ट कर दिया, इट मीन्स यू हैव किल्ड योर ऑप्शन। एंड आपने ऑप्शन को किल कर दिया तो यू विल बी एबल टू मेक और लर्न एनी लैंग्वेज। आप किसी भी भाषा को सीख सकते हैं। बट अगर आपके ऑप्शन ज़िंदा हैं तो ठीक है, आपने वो लैंग्वेज अंग्रेज़ी बोली, जब तक बोलना था तब तक बोला और उसके बाद आप अपने ऑप्शन में आ गए, यानी हिंदी में आ गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू वांट टू मेक योर कन्वर्सेशन freely, fluently and without any hesitation, you should kill your option first, और अपने ऑप्शन को ख़त्म कर दीजिए। एंड मेकिंग सम सेंटेंस हियर and different kinds of sentences and different kind of tenses here. तो first of all you have to learn the parts of speech, इसको सीखिए। then जो variety of words हैं उसके सीखे बगैर तो कुछ होना नहीं है। मैंने आपसे कहा कि या तो आप एक माहौल के ज़रिए सीखें कि आपको अंग्रेज़ों के बीच में छोड़ दिया जाए, तो किसी ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो जन्म लेने वाला बच्चा है वो तो अंग्रेज़ी बोलेगा ही। जैसे कि हमारा सेम थिंग हैपन्स विथ अस, हमारे साथ होता है कि हिंदी, हमारे यहाँ का बच्चा हिंदी या उर्दू या जो उसकी मातृभाषा है वो बोलता है विदाउट लर्निंग एनी ग्रामर। और ग्रामर सीखने की उसको ज़रूरत नहीं होती, वो हमें इमिटेट करता है, हमारे साउंड को इमिटेट करता है और जिस तरफ हम इशारा और इंडिकेशन करते हैं उधर देखता है और वो बार बार यही रिपीटिशन होता है और उसके बाद अल्टीमेटली वो सीख चुका होता है उस लैंग्वेज को जो उसकी मदर ने या जो उसके एटमॉस्फेयर ने यूज़ किया था। सेम थिंग हैपेंड विथ इंग्लिश ऑल्सो। तो ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि लर्निंग लैंग्वेज विथ अदर लैंग्वेज, किसी दूसरी भाषा के साथ में अपनी भाषा को सीखना। तो फिर वहाँ पर एक तकनीक का हमें यूज़ करना पड़ेगा, एक टेक्निक्स हमें निकालनी पड़ेगी, एक हमें क्रिया या सुविधा निकालनी पड़ेगी और उसी सुविधा का नाम ग्रामर होता है। सो गाइज, इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश you have to learn some variety of the words and changing afterwards, and after changing these words you will be make your conversation fluently and you will be able to make your conversation freely without any hesitation. And after learning that you will improve your confidence, and if your confidence will develop here, so you will be form the sentence here. अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, हिंदी का स्ट्रक्चर अलग है कि कैसे हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, यानी कर्ता, कर्म और क्रिया का यूज़ कैसे करते हैं। सेम थिंग हैपन विथ इंग्लिश ऑल्सो। यू शुड लर्न हेयर द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। द प्लेसमेंट ऑफ वर्ड इज़ वेरी नेसेसरी फॉर मेकिंग एनी सेंटेंस। और जो शब्दों की जो जमावट है, जैसे हिंदी में होता है कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तो मैंने कहा कि मैं नाउन का प्रयोग किया, उसके बाद बाज़ार का यूज़ किया मैंने जो ऑब्जेक्ट है, और जा रहा हूँ वर्ब का यूज़ किया। लेकिन आई एम गोइंग टू मार्केट, तो पहले मैंने आई का यूज़ किया, फिर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ किया, गोइंग यानी वर्ब का यूज़ किया, और फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म का यूज़ किया। तो ये थोड़ा सा प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स है। एंड इफ़ यू विल अवेयर अबाउट द मेकिंग ऑफ सेंटेंस, वेयर शुड बी देयर, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स शुड बी मेंशन्ड in their grammatical order, then you will learn it forever. तो ये भाई ग्रामेटिकल ऑर्डर में इसको किस तरह से प्लेसमेंट किया जाता है, यानी सब्जेक्ट आएगा पहले, यानी ऑक्सिलरी वर्ब आएगी बाद में, यानी फिर वर्ब आएगी और फिर जो वर्ड आप यूज़ करते हैं वो आएंगे। तो इट हैपन्स हियर। तो आफ्टर लर्निंग दैट सेंटेंसेज, आप एडजेक्टिव की वैरायटी सीखिए, आप नाउन्स की वैरायटी सीखिए, और
इस तरह से प्रीपोजिशंस के बारे में बहुत सारा नॉलेज लेंगे। तो जितना भी हम, इफ़ यू विल डिवोट आवर टाइम इन लर्निंग दीज काइंड ऑफ वर्ड्स हियर, व्हाट आर द एडजेक्टिव्स एंड व्हाट आर द डिग्रीज। अब डिग्रीज भी होती है जब हमें किसी की तुलना करना हो या किसी को बहुत अच्छा बताना हो उसके गुणों के आधार पर, तो फिर हम वहाँ एडजेक्टिव यानी डिग्री का यूज़ करते हैं। तो गाइज़ ये 1 by 1 इसको आप डेफिनेटली सीखेंगे। एंड कीप वॉचिंग माई चैनल, आप मेरे चैनल को देखते रहिए। मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक पर्टिकुलर टाइमिंग का कुछ सेंटेंसेस लेकर आऊँगा इन हिंदी, एंड आई विल मेक यू लर्न हेयर that how you will be able to form the sentence in Hindi and English। आप वो हिंदी के सेंटेंसेस को अंग्रेज़ी में बनाना या अंग्रेज़ी के सेंटेंस को किस तरह से हिंदी में बनाना है उसको सीखेंगे। तो अब हम थीम वाइज सेंटेंसेस भी देखेंगे। तो डेफिनेटली यू विल लर्न हेयर एंड डोंट फील एनी हेजिटेशन, डोंट बी फियर, गेट फियर हेयर। डर निकाल दीजिए, संकोच निकाल दीजिए और लर्नर बनिए। देखिए लर्नर वही है जो ज़िंदा है। जब तक हमारी सांसें चल रही हैं हम लर्नर हैं, और लर्निंग प्रोसेस को अडॉप्ट करना हमारे लिए कोई शर्मिंदगी नहीं है, और गलतियां करना भी कोई शर्मिंदगी नहीं है। हाँ, लेकिन बार बार गलतियां करना ज़रूर शर्मिंदगी का एक कारण बन जाता है। तो अगर हम प्रोसेस में आ गए हैं लर्निंग के, तो डेफिनेटली यू विल लर्न हेयर। तो आप उसको ज़रूर सीखेंगे। और हम अब थीम वाइज सेंटेंसेस लेकर चलेंगे। जो भी वीडियोस आपके सामने अब आने वाले हैं वो थीम वाइज होंगे कि भाई अगर किचन में है तो कौन से सेंटेंसेस बोले जा रहे हैं, हम स्कूल गए हैं तो कौन से सेंटेंसेस बोले जा रहे हैं, या ऑफिस में है या बैंक में है, मार्केट में है, कहाँ है। देयर आर लॉट ऑफ वेराइटीज़ एंड देयर आर लॉट ऑफ इवेंट्स हेयर। बहुत तरह की वैरायटी हैं, बहुत तरह के इवेंट्स हैं जहाँ हमें अंग्रेज़ी बोलनी पड़ती है। तो थीम वाइज वर्ड्स जब आप सीखेंगे तो इट कैन बी हैपन दैट यू विल बी एबल टू फॉर्म सेंटेंसेस इंग्लिश। तो अंग्रेज़ी में बनाने के आप काबिल हो जाएंगे। और जितना भी मैं बता पा रहा हूँ आपको कि मैं प्लेसमेंट आपको बताऊँगा, और ये आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग मी रेगुलरली। And if so far you are not subscribed my channel, please subscribe it and keep watching me. Thank you very much.